हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या लिखूं चैप्टर का अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, पूरा चैप्टर एकदम कम समय में अच्छे तरीके से खलास करने वाले हैं। इससे पहले हमने दोनों चैप्टर्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके पढ़ लेना, ठीक है ना। अब देखो, कई लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमने अभी इस पाठ को नहीं पढ़ा है, क्या लिखूँ पाठ को। तो भैया टेंशन मत लो, पाठ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आज की इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि मैं पूरा गद्यांश आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि पाठ भी आप नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम में आने वाले एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं भैया, बिना देरी किए हुए एकदम बेहतर तरीके से आपको आज का ये पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। और पहला प्रश्न क्या है, देखो, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंगें उठती हैं, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उसमें अपने हम हृदय के आवेग को ही भर देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। अब देखो, ये 2017 में आपके एग्जाम में आया था, ठीक है ना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो अब ध्यान से देख लेना, मैं संदर्भ केवल एक बार बताऊंगा क्योंकि संदर्भ सभी गद्यांशों में सेम रहेगा। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित क्या लिखूं पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ठीक है ना। इतना आपको इस पहले वाले प्रश्न के आंसर में लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित क्या लिखूं पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अब सभी में गद्यांश का संदर्भ सेम रहेगा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखो, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो, इस गद्यांश में रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। अब मान लो भैया एग्जामिनर एग्जाम में यही गद्यांश उठा दिया और आपको रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक दे दिया। अब आपने तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है, तो भैया यहाँ से यहाँ तक का आप कैसे लिख पाएंगे। तो इस समस्या का सॉल्यूशन मैं ले करके आया हूँ। मैं पूरे गद्यांश की आपको व्याख्या बताऊंगा कि भैया एग्जामिनर कितना भी होशियार हो, आपके आगे टिक नहीं पाएगा। कहीं से भी रेखांकित अंश देगा, आप उस गद्यांश को सॉल्व कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे, हम यहाँ पर देखो पूरे गद्यांश का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है। देखो, अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध निबंध लेखक थे, या कह लो प्रसिद्ध निबंधकार थे, जो निबंध लिखते थे, जिनका नाम था एजी गार्डिनर, ठीक है। उन्होंने कहा है, हल्का फुल्का चेंज करना है, सिंपल, ठीक है ना। कैसे कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध या प्रमुख, या जैसे देखो निबंध लेखक का मतलब निबंधकार, एजी गार्डिनर का कहना है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, ठीक है ना। लिखने की यानी लेखन कला की एक विशेष मस्तिष्क में स्थिति होती है, मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती हैं, हमारे मन में कुछ ऐसी भावनाएं सी तरंगें उठती हैं, ठीक है ना। देखो लिखते समय, ठीक है ना, लिखते समय हमारे मन में कुछ उमंग सी मतलब तरंगें उठती हैं या सोच विचार उठते हैं, ठीक है ना। उमंग सी का मतलब ही यही होता है कि सोच विचार उठते हैं। हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आ जाती है, मतलब हमारा हृदय जो है उस लेखन कला में जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसके लिए उत्सुकता हमारे हृदय में आ जाती है। हृदय में स्फूर्ति आने का मतलब ही यही है कि हमारे अंदर जो है उसको लिखने की उत्सुकता आ जाती है, ठीक है ना। मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न हो जाता है। आवेग सा मतलब, आवेग का मतलब होता है उत्साह, ठीक है ना। आवेग का मतलब क्या होता है, उत्साह। यानी लेख लिखने के लिए हमारे मस्तिष्क में उत्साह उत्पन्न हो जाता है कि लेख हमें लिखना ही पड़ता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिखेंगे कि भैया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। मानसिक स्थिति का मतलब कि हमारे मस्तिष्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं लिखते समय, ठीक है ना। मानसिक स्थिति का मतलब ही यही होता है कि हमारे मस्तिष्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं लिखते समय, ठीक है ना। तो उसमें लिखेंगे कि भैया लिखते समय हमारे मन में
कुछ सोच विचार उठते हैं और हमारे हृदय में उत्सुकता आ जाती है और मस्तिष्क में हमारे उत्साह उत्पन्न हो जाता है कि हमें उस लेख को लिखना ही पड़ता है, ठीक है ना। उस समय हमें विषय की चिंता नहीं रहती कि भैया किस विषय पर हमें निबंध लिखना है, हमें इसकी चिंता नहीं रहती है। विषय कोई भी हो उसमें हम अपने हृदय के उत्साह को भर ही देते हैं, उत्साह को, अपने हृदय के उत्साह को उस रचना में भर ही देते हैं। यानी विषय हमें कोई मिले या ना मिले, ठीक है ना, उत्सुकता के आगे क्या होता है कि हम अपने हृदय के विचारों को वहाँ पर उस रचना में अच्छी तरीके से भर देते हैं, ठीक है ना। यही यहाँ पर लिखा गया है। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। देखो हैट का मतलब होता है टोपी या टोप कह लो, ठीक है ना, टोपा, ठीक है ना। तो हैट का मतलब होता है टोपी। टोपी टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, ठीक है ना। खूंटी मतलब जैसे दीवार में आजकल देखते हैं, दीवार में आप लोग देखते होंगे खूंटी गाड़ देते हैं, उसमें कुछ भी वस्तुएं टांग देते हैं, है ना। तो वैसे ही कह रहे हैं कि टोप टांगने के लिए कोई भी हमें खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मन के विचारों को, मनोभावों मतलब मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है, कोई भी विषय उपयुक्त है मतलब बेस्ट है, ठीक है ना। हमारे मन के भावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, ठीक है ना। असली वस्तु क्या है? टोप। ऐसे ही असली वस्तु है लेख, ठीक है ना, खूंटी नहीं। इसी तरह से मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं। हमारे मन में उठने वाले विचार जो हैं यथार्थ वस्तु हैं, ये टोप की तरह हैं, ठीक है ना। मन में उठने वाले विचार और जो खूंटी है वो हमारे विषय की तरह है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा है कि भैया असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह हमारे मन के भाव यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं, ठीक है ना। अगर हमें रचना करनी है तो हमारे मन के भाव यथार्थ वस्तु हैं, कोई विषय नहीं। तो व्याख्या आप लोग अब लिख लेंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। रेखांकित अंश अगर यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा तो सिंपल यहाँ से यहाँ तक की लिखिएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, उपर्युक्त गद्यांश में मनोभावों को क्या बताया गया है। तो यहाँ पर देख लो, इसी तरह के मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं। तो मनोभावों को यथार्थ वस्तु बताया गया है, ठीक है ना। लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है। अब देखो लिखने की विशेष मानसिक स्थिति यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया गया है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती हैं, हृदय में कुछ स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ उत्साह सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है, ठीक है ना। बस इतना आपको इसका आंसर लिख देना है। तो इस तरीके से पहला गद्यांश आपका खत्म होता है। भैया चलते हैं नेक्स्ट गद्यांश की ओर। अगला देखो ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं होती हैं। उनमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे, ठीक है ना। इतना यहाँ पर। उसके बाद देखो संदर्भ तो भैया सेम टू सेम लिख देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित क्या लिखूं पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। रेखांकित अंश देखो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, एक यहाँ तक दिया गया है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। तो यहाँ पर हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या लिख देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल के यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। अब देखो मान लीजिए एग्जाम में यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो चलिए हम पूरे गद्यांश का आपको व्याख्या बताते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है, यहाँ पर देखो ऐसे निबंधों का क्या मतलब है। ऐसे निबंधों का मतलब यहाँ पर इसको कैसे एग्जाम में हम बना करके लिखेंगे, ठीक है ना। निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं होती हैं। यानी निबंध जो होते हैं हमारे मन के अंदर की, मन मस्तिष्क की स्वतंत्र रचनाएं होती हैं, ठीक है ना। उनमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती है, उनमें यानी निबंधों में कविता की उदात्त मतलब क्या है, महान या श्रेष्ठ कह लो, ठीक है ना। उदात्त का मतलब महान या श्रेष्ठ, ठीक है ना। यानी कि निबंधों के अंदर कविता की कल्पना नहीं रहती, कविता की कोई भी कल्पना नहीं रहती, ठीक है ना। यानी कि कविता की तरह के भाव जो हैं वो निबंध के अंदर नहीं रहते। ना आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि।
आख्यायिका मतलब क्या है? कहानी, ठीक है ना। आख्यायिका का मतलब होता है कहानी, ठीक है ना। आख्यायिका का मतलब कहानी। और ना कहानी लेखक, ठीक है ना, जो लोग कहानी लिखते हैं या कह लो कहानीकार, ना कहानी लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, ना कहानीकार यानी जो कहानी लिखने वाले होते हैं उनकी सूक्ष्म दृष्टि भी इसके अंदर नहीं होती। निबंध के अंदर ना तो कविता की तरह के भाव होते हैं, ना तो कहानी की तरह, ठीक है ना, कहानी लिखने वाले लोग लेखकों की सूक्ष्म दृष्टि होती है, और ना जानकार लोगों की गंभीर विवेचना होती है। विवेचना का मतलब क्या होता है? सोच विचार, ठीक है ना। तर्कपूर्ण मतलब तर्क से युक्त, तर्क तरीकों से युक्त, लॉजिक से युक्त, ठीक है ना। तो कह रहे हैं भैया कि ये निबंध जो होते हैं इनकी विशेषता ये है कि हमारे मन की स्वतंत्र रचनाएं होती हैं, इनमें कविता की तरह की कल्पनाएं नहीं रहती, कविता की तरह भाव नहीं रहते, और न कहानी लेखकों या फिर कहानीकारों की सूक्ष्म दृष्टि होती है, और न जानकार लोगों की तर्कपूर्ण विवेचना रहती है, तर्कपूर्ण सोच विचार रहते हैं। तो निबंध में रहता क्या है? अब ये बात आती है कि जब भैया निबंध में ना तो कविता की तरह भाव रहते हैं, ना कहानी की तरह कहानीकार की तरह सूक्ष्म दृष्टि होती है, और ना जानकारों की यहाँ पर विवेचना या सोच विचार होते हैं, तो आखिर निबंध में होता क्या है? तो उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। लेखक की सच्ची अनुभूति मतलब जो निबंधकार होते हैं उनकी सच्ची अनुभूति मतलब उनका जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो होता है निबंधों के अंदर। अनुभूति मतलब अनुभव कह लो, ठीक है ना। अनुभूति का मतलब ही यही होता है, अनुभव। तो इन निबंधों के अंदर क्या होता है? लेखक का सच्चा या जो अनुभव उन्होंने किया है अपने जीवन में वो यहाँ पर व्यक्त रहता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति रहती है, यानी लेखक के अंदर आने वाले सच्चे भाव जो मन मस्तिष्क में उठ रहे हैं उसकी सच्ची अभिव्यक्ति मतलब वर्णन होता है, ठीक है ना। अभिव्यक्ति मतलब वर्णन होता है, उनमें उसका उल्लास रहता है, लेखक के मन के अंदर उठने वाली हर्ष होता है, उसके अंदर उल्लास का मतलब होता है प्रसन्नता या कह लो हर्ष, ठीक है ना, ये चीज़। तो उसके जो है निबंधों में लेखक के मन के हर्ष उल्लास का वर्णन होता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, मानसिक स्थिति मतलब जब हमारे मस्तिष्क के अंदर ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा, ठीक है ना। गरिमा मतलब क्या होता है? गौरव या कह लो महत्व, ठीक है ना, गौरव या फिर महत्व। तो ज्ञान की गरिमा का क्या मतलब है कि निबंध जो लिखे जाते हैं हमारे मस्तिष्क से सोच विचार करके लिखे जाते हैं, हमारे अंदर पहले से मौजूद ज्ञान का इसमें कोई महत्व नहीं रहता, और ना कल्पना ना हमारे सोच विचार का महत्व रहता है, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं, ठीक है ना। संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं, यानी कि हमारे अंदर पहले से मौजूद नॉलेज इसमें काम नहीं करता, हम इसको अपने ही मस्तिष्क से सोच विचार करके और अपने भाव के हिसाब से इसको व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद देखो तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं। लेखक कहते हैं कि भैया इसी प्रकार मैं भी अपने मन मस्तिष्क में सोच करके इसी तरीके को फॉलो करके क्यों ना मैं एक निबंध लिखूं, ठीक है ना। पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। इन्होंने यहाँ पर 2 निबंध लिखने की बात कही है, ठीक है ना। उनको कोई 2 निबंध लिखने का आर्डर दिया था, ठीक है ना, इसीलिए इन्होंने लिखा है पर मुझे 2 निबंध लिखने होंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रकार के निबंध में सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पर अगर देखो तो क्या बताया गया है, देखो न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि न विज्ञों की तर्कपूर्ण विवेचना होती है, ठीक है ना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसमें उसके सच्चे भावों की अभिव्यक्ति रहती है, उसका उल्लास रहता है। किस प्रकार के निबंधों में? तो उस प्रकार के निबंधों में जो हमारे मन मस्तिष्क से सोच करके लिखे जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा बना करके आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि गद्यांश में इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, किस प्रकार के निबंध में, तो उस प्रकार के निबंध में जो हम अपने मन मस्तिष्क से सोच विचार करके लिखते हैं, ठीक है ना, इतना आपको बताना है। उसके बाद देखो निबंध की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर निबंध की कई विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, देख सकते हो यहाँ पर विशेषताएं ही विशेषताएं हैं। निबंध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, उनमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती है। तो यहाँ से भैया यहाँ तक लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर विशेषताएं हैं, पूरा पैसेज ही निबंध की विशेषताओं से रिलेटेड है। तो आप इम्पोर्टेंट कहीं से भी लिख सकते हो। तो खासकर यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए या यहाँ तक लिख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले पैसेज पर। अगला देखो क्या दिया गया है,
दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फट रहे होते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए वह अत्यंत मधुर बन जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, दूर दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं, पहले चलते हैं इसके नीचे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तभी तो आगे बताएंगे। ठीक है ना। देखो, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो पूर्ववत मैंने आपको बताया है, वैसा लिख दीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए अब हम पूरे पैसेज की आपको व्याख्या बताते हैं, जबकि रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक ही है, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर अक्सर चेंज करके दे देते हैं, तो वो कहीं से भी आपको दे सकते हैं, इसलिए मैं पूरे पैसेज की व्याख्या आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ताकि एग्जाम में कहीं से भी आपका नंबर ना कटे, चाहे जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बना करके दे। ठीक है ना। चलो देखते हैं। देखो, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। अब कर्कशता का मतलब क्या है, कठोरता। ठीक है ना। कर्कशता मतलब कठोरता। जब ढोल बजता है तो क्या होता है, काफ़ी तीव्र ध्वनि निकलती है। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी अगर कहीं दूर स्थान पर ढोल बज रहा हो, दूर जगहों पर अगर कहीं दूर ढोल बज रहा हो तो क्या होगा, वो हमें सुहावना लगेगा, लेकिन अगर पास बज रहा हो तो वो हमें सुहावना नहीं लगता। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि दूर के ढोल लोगों को सुहावने लगते हैं, दूर बज रहा ढोल सुहावना लगता है, दूर बज रहे ढोल की ध्वनि हमें अच्छी लगती है, जबकि अपने पास बज रहे ढोल की ध्वनि अच्छी नहीं लगती। अब दूर के ढोल हमें सुहावने क्यों होते हैं, क्योंकि उसकी जो कर्कश ध्वनि होती है वो दूर तक नहीं पहुंचती और दूर तक उसकी केवल मधुर ध्वनि पहुंचती है। ठीक है ना। क्योंकि ढोल की जो कठोर ध्वनि होती है वो केवल उसके पास बैठे लोगों को सुनाई देती है ना। आगे क्या कह रहे हैं, उसके बाद देखो मैं बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कह रहे हैं, ठीक है ना, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कह रहे हैं कि लोगों को दूर बज रहे ढोल की ध्वनि ज़्यादा मधुर लगती है क्योंकि उसकी कर्कशता, कठोरता दूर तक नहीं पहुंचती है। ठीक है ना। और इसका क्या मतलब है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, अभी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फट रहे होते हैं, यानी जब कहीं ढोल बज रहा हो और उसके पास बैठे हुए लोग जो हैं तो उनको वो ध्वनि जो है अत्यंत खराब लगती है, तभी वो ध्वनि जो होती है दूर किसी नदी के तट पर बैठे हुए व्यक्ति के, ठीक है ना, अगर ढोल बज रहा हो और उसके पास लोग बैठे हों तो उनको वो बहुत बुरा लगता है, उनके कान के पर्दे फट रहे होते हैं तीव्र ध्वनि की वजह से। और वही ढोल की जो ध्वनि होती है संध्या समय मतलब शाम के समय में नदी किनारे किसी बैठे व्यक्ति के कान में वही शब्द जो होते हैं मधुरता का संचार कर देते हैं, अत्यंत प्रिय उनको लगते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसके बारे में बोले। उसके बाद देखो क्या है, ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। यानी वह व्यक्ति जो संध्या समय में किसी नदी के किनारे बैठा है और उसको जब ढोल सुनाई देता है तो ढोल के शब्दों को सुन करके वह किसी के विवाहोत्सव मतलब किसी के विवाह का वर्णन जो है उसके मस्तिष्क में चलने लगता है, चित्र जो है बन जाता है उसके मस्तिष्क में, किसी के विवाह के बारे में सोच विचार उठ जाते हैं। ठीक है ना। और कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण मतलब जैसे अब वो ढोल बज रहे हैं तो वो ज़रूर सोचता है, यार लगता है कहीं पर शादी विवाह हो रहे हैं। ठीक है ना। शादी विवाह का उत्सव कहीं पर हो रहा है। और क्या हो रहा है कि जब शादी विवाह के उत्सव पर पहुंचा तो उसके मस्तिष्क में तो भाई भाव आते ही हैं कि कोलाहल मतलब हल्ला से पूर्ण। ठीक है ना। शादी विवाह में होता ही कई है हल्ला, तो काफ़ी ज़्यादा हल्ला शोरगुल होता है, तो शोरगुल से पूर्ण उस घर के एक कोने में बैठी हुई लज्जाशील मतलब लज्जा से युक्त नववधू मतलब नववधू का मतलब ही यही होता है, नव पुत्र वधू या कह लो नववधू, नई स्त्री, नवीन स्त्री या जवान स्त्री। ठीक है ना। नव स्त्री
की कल्पना वह अपने मस्तिष्क में कर लेता है, ठीक है ना। अपने मन में वह सोच विचार कर लेता है कि भाई जब जहाँ शादी हो रहा होगा वहीं कहीं ना कहीं घर के एक कोने में लज्जाशील नववधू भी होगी, ठीक है ना। अपने मन में वो कल्पना कर लेता है और उस नववधू नव स्त्री, ठीक है ना, उस नववधू के प्रेम उल्लास संकोच आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। अब देखो, जहाँ कहीं पर भी शादी विवाह का उत्सव होता है तो वहाँ पर क्या रहता है? प्रेम रहता है, उल्लास रहता है, ठीक है ना, हर्ष उल्लास रहता है, संकोच की भावना भी होती है नववधू के अंदर, ठीक है ना, आशंका भी रहती है और दुख से युक्त हृदय उसका जो होता है, उस हृदय के कंपन जो होते हैं, दुख से युक्त नववधू के हृदय के कंपन, हृदय के अंदर उठने वाले जो सोच विचार होते हैं वो क्या कर देते हैं? ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, कलरव मतलब होता है परिवेश, ठीक है ना। अब जहाँ कहीं भी जिस घर में शादी विवाह रहता है वहाँ पर क्या रहता है? आनंद का माहौल छाया रहता है, ठीक है ना। क्योंकि उसके साथ आनंद का परिवेश होता है और उत्सव होता है और प्रमोद मतलब खुशी, ठीक है ना। प्रमोद मतलब खुशी, ठीक है ना। खुशी और प्रेम का संगीत ये तीनों मिले रहते हैं। तो जहाँ पर शादी विवाह में कहीं पर भी ढोल बजता है तो देखते ही हो भैया खुशी का माहौल रहता है, काफ़ी ज़्यादा गीत लोग भी गाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये ढोल की जो ध्वनि होती है ये मधुर होती है, वहाँ पर ये ध्वनि जो है खराब नहीं लगती, ठीक है ना। तभी उसकी कर्कशता जो है समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती। यदि शादी विवाह में ढोल बजता है तब उसकी कर्कशता जो है, उसकी कठोरता जो है उसके पास बैठे हुए लोगों को भी खराब प्रतीत नहीं होती, कड़वी प्रतीत नहीं होती, ठीक है ना। और वो दूरस्थ लोगों के लिए भी अत्यंत मधुर बन जाती है। ढोल कब खराब लगता है? जब बिना किसी कारणवश बज रहा हो, ठीक है ना, बिना किसी कारणवश कोई बजा रहा हो तो वहाँ पर पास बैठे लोगों को अत्यंत बुरा लगता है। और जब कहीं वहीं पर विवाहोत्सव हो रहा हो, ठीक है ना, कोलाहल से पूर्ण घर में ढोल बज रहा हो तो भैया नववधू का प्रेम आशंका विषाद और युक्त से हृदय जो है उसके कारण वो कर्कश ध्वनि जो है वो मधुर बन जाती है, ठीक है ना। और उसके साथ आनंद का परिवेश, खुशी और प्रेम का संगीत रहते हैं, लोग गाना भी गा रहे होते हैं, तो इसी वजह से वो ढोल जो है काफ़ी ज़्यादा मधुर लगता है, ठीक है ना। इस तरीके से व्याख्याएं आपको बना करके लिखना है, बस थोड़ा बहुत चेंज करके, ठीक है ना। उसके बाद देखो, ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को कब कटु प्रतीत नहीं होती है? तब कटु नहीं प्रतीत होती जब विवाहोत्सव में या किसी खुशी के अवसर में ढोल बज रहा हो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बना करके लिख देने, किसी महोत्सव या खुशी के अवसर में या विवाहोत्सव में अगर ढोल बज रहा हो तो उसकी ध्वनि जो है वो लोगों को कटु प्रतीत नहीं होती है। बस ऐसे आपको बना करके लिख देना है। चलो देखते हैं अगला। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए भविष्य जैसे उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, ठीक है ना। वर्तमान से दोनों का असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहता है। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। भैया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी पैसेज है। देख सकते हो कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार भी आ सकता है। तो भैया ध्यान से देखिएगा। गद्यांश का संदर्भ सेम टू रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। चलो बताते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर पहले ही एक शब्द मिल रहा है तरुण। तरुण का मतलब क्या होता है? नौजवान, नवयुवक। तरुण का मतलब क्या होता है? नौजवान। नौजवान जैसे हम लोग हो गए, ठीक है ना, नवयुवक लोग हो गए, ठीक है ना। तो तरुण का मतलब समझ में आया? नौजवान। जो तरुण या जो नौजवान संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, ठीक है ना, संसार की भव बाधाओं से दूर हैं, ठीक है ना, यानी कि अभी सांसारिक जीवन में प्रवेश नहीं किए हैं, जो नौजवान लोग सांसारिक जीवन से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। उनको संसार जो है, ये पूरा संसार जो है उनको बहुत ही मनमोहक मतलब मन को मोह लेने वाला प्रतीत होता है। जैसे आप लोग हैं अभी युवावस्था में या फिर किशोरावस्था में हैं, आप अभी जीवन संग्राम से दूर हैं, तब आपको ये आगे आने वाला संसार जो है बहुत ही मनमोहक प्रतीत हो रहा है कि भैया संसार में भी आगे क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली हैं, ठीक है ना। और वहीं पर
जो व्यक्ति वृद्ध हो गए हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, ठीक है ना, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था मतलब युवावस्था, ठीक है ना, तरुणावस्था मतलब युवावस्था और बाल्यावस्था मतलब बचपन की अवस्था, ठीक है ना, जो बचपन की अवस्था और युवावस्था से दूर हट आए हैं यानी वृद्धावस्था में आ गए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। अतीत काल मतलब जो बीता हुआ समय है। अब अतीत काल मतलब प्राचीन काल, ठीक है ना, जो बीता हुआ समय है, जो बीत गया, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे कि भैया जो वृद्धावस्था के लोग हैं उन्हें अपने बीते हुए समय की याद जो है बड़ी सुखद लगती है, यानी जो जो समय उनका बीत गया, यानी जो युवावस्था और बाल्यावस्था में उन्होंने किया था उसकी याद जो है उनको बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुखद लगती है, सुख प्रदान करने वाली लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, यानी वे बीते गए समय का ही स्वप्न देखते रहते हैं, याद करते रहते हैं। और जो युवावस्था के लोग हैं, बाल्यावस्था के लोग हैं, उन्हें क्या होता है, वो अपने भविष्य का सपने देखते हैं। यही सोचते हैं कि भैया देखो, तरुणों के लिए यानी युवावस्था और बाल्यावस्था के लोगों के लिए भविष्य उज्जवल होता है, वो भविष्य की कामनाएं करते रहते हैं। वैसे ही वृद्धों के लिए यानी जो वृद्धावस्था के लोग होते हैं उनके लिए अतीत, ठीक है ना, उनका बीता हुआ समय जो होता है वो वृद्धावस्था के लोगों के लिए उज्जवल होता है। वो हमेशा अपने बीते हुए समय की याद करते रहते हैं। और जो तरुणावस्था के लोग होते हैं वो अपने भविष्य को याद करते रहते हैं, भविष्य में आने वाली चीज़ों के लिए सोचते रहते हैं, ठीक है ना। वर्तमान से दोनों का असंतोष होता है। अब वर्तमान को कोई नहीं देखता, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो जो वृद्धावस्था के लोग हैं वो भी वर्तमान को नहीं देखते, वो अपने बीते हुए समय को देख रहे हैं, ठीक है ना। और वहीं पर जो युवावस्था के लोग हैं वो आगे आने वाले समय को देख रहे हैं, यानी कि वर्तमान में क्या चल रहा है उससे दोनों को असंतोष है, उससे दोनों को कोई भी मतलब नहीं है। कोई आगे आने वाले समय को याद कर रहा है, कोई बीते गए समय को याद कर रहा है। तो कहने का मतलब कि भैया सब लोग दूर का ही तो देख रहे हैं। जो वृद्धावस्था के लोग हैं उनका जो बीत गया समय यानी जो दूर चला गया समय उसको याद कर रहे हैं, और जो युवावस्था के लोग हैं वो दूर से जो आने वाला समय है उसको याद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, दूर का उनको सुहावना लग रहा है कि नहीं लग रहा, दूर का उनको सुहावना लग रहा है तो यही तो है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर का उनको सुहावना लग रहा है और जबकि वर्तमान जो है वो दोनों को असंतुष्ट है, वर्तमान से असंतुष्ट हैं, ठीक है ना। वर्तमान से किसी को कोई मतलब नहीं है, सबको दूर के ढोल सुहावने लग रहे हैं। तो यही चीज़ है भैया, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तरुण जो होते हैं, युवावस्था के लोग जो होते हैं भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो चीज़ें भविष्य में होने वाली हैं वो आज होने लगे, ठीक है ना। और जो बूढ़ा यानी जो वृद्धावस्था के लोग हैं वो अपने बीते गए समय को खींच करके फिर से देखना चाहते हैं कि यार फिर से वही समय आ जाए, ठीक है ना। जो वृद्धावस्था के लोग हैं वो सोचते हैं यार फिर से मेरी बाल्यावस्था आ जाए और फिर से मैं मतलब नवजीवन जीने लगूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखो, तरुणावस्था के लोग जो होते हैं वो क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध जो होते हैं अतीत गौरव के संरक्षक। तरुणावस्था के लोग क्रांति के समर्थक मतलब समाज में सुधार लाने के लिए जो तरुणावस्था के लोग होते हैं वो समर्थन देते हैं, और वहीं पर जो वृद्ध लोग होते हैं, वृद्धावस्था के लोग होते हैं, वो पुरानी बीत गई चीज़ों के संरक्षक होते हैं। पुरानी बीत गई चीज़ों के बारे में अगर उनसे कोई भी चर्चा करेगा तो वहाँ पर पुरानी बीती गई चीज़ों के बारे में वो उनसे लड़ाई झगड़े भी ले सकते हैं, यानी कि उसके संरक्षक होते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। पुराने गौरव के वो पुराने महत्व के संरक्षक होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है। अब इन्हीं सब के कारण क्षुब्ध मतलब छिपा रहता है, ठीक है ना, सभी के सामने नहीं आ पाता, या क्षुब्ध का मतलब कह लो दुख भरा रहता है, ठीक है ना। वर्तमान जो है सदैव दुख भरा रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। वर्तमान काल जो है, वर्तमान समय जो चल रहा है, इसीलिए सदैव उसमें सुधार होते रहते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है, तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि भैया जो तरुण वाले लोग हैं क्या करना चाहते हैं, तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध जो है अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। बस इतना लिख देना है। तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार से देखना चाहते हैं। देखो, तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार से देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ें यहाँ पर ढूंढो पहले। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, ठीक है ना। तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव को किस प्रकार से देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको बनाना है कि वो भविष्य के संग्राम को जो है वर्तमान में खींच करके देखना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पर, वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों है, ठीक है ना। वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है भैया, क्योंकि जो हैं
वृद्ध जो है, तरुण जो है क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं, और इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान जो है वो सदैव छिद्द रहता है। बस इतना आपको बना करके लिख देना है, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख सकते हो कितने वर्ष पूछा गया है, ठीक है ना। तो 2 वर्ष तो ये सिलेबस से आउट रहा, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में आया है तो ज़रूर इसमें से कोई ना कोई पैसेज आपके एग्जाम में आने वाला है। चलो देखते हैं अगला। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ। भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद है, सॉरी, ठीक है ना, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं, ठीक है ना। ना दोषों का अंत है न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों को फिर नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। अब देखो, संदर्भ तो पूर्ववत लिख देंगे, ठीक है ना। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या चलो देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज हैं ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ, कोई भी ऐसा समय नहीं था, मनुष्य के इस इतिहास में कोई भी ऐसा समय नहीं आया जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो। जब वर्तमान में, यानी जब इस देश में या इस इतिहास में या मनुष्य जाति में कोई भी सुधार ना हुआ हो, यानी कोई भी ऐसा समय नहीं है जब सुधार ना हुए हों, यानी हर समय सुधार यहाँ पर हुए हैं, ठीक है ना। तभी तो आज तक कितने भी सुधारक हो गए हैं। सुधारक मतलब जो समाज को सुधारने का काम करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए तभी तो आज तक कई सुधारक हुए हैं इस दुनिया में, ठीक है ना। पर सुधारों का अंत कब हुआ, यानी सुधार लगातार अभी भी हो रहे हैं, सुधारों का अभी भी अंत नहीं हुआ, ठीक है ना। भारत के इतिहास में बुद्ध देव हुए, महावीर स्वामी हुए, नागार्जुन हुए, शंकराचार्य हुए, कबीर हुए, नानक हुए, राजा राममोहन राय हुए, स्वामी दयानंद हुए और महात्मा गांधी हुए। इतने में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती, यानी कि सुधारक अभी आज भी उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है ना, समाज को सुधारने वाले। इतने में ही समाज सुधारकों की गणना खत्म नहीं होती है। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। प्रत्येक नगर, प्रत्येक गांव में जाएंगे तो कोई ना कोई समाज सुधारक आपको मिलेगा, ठीक है ना। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं। जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं मतलब नए नए सुधार किए जाते हैं, ठीक है ना। जीवन में नए नए सुधार किए जाते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं, ठीक है ना। ना दोषों का अंत हुआ है। इस जीवन के जो दोष हैं ना तो उनका अंत है और न सुधारों का अंत है, यानी जितने ज़्यादा सुधार उत्पन्न हो रहे हैं उतने ज़्यादा दोष उत्पन्न हो रहे हैं। अब आप लोग ही देखते हैं कि भैया विज्ञान जितनी ज़्यादा खोज कर रहा है, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा विज्ञान खोज कर रहा है उतनी ही ज़्यादा विज्ञान से मनुष्य के जीवन में खतरा भी आ रहा है, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा सुधार हो रहे हैं उतने ज़्यादा दोष उत्पन्न हो रहे हैं। तो ना सुधारों का अंत हुआ है ना दोषों का अंत हुआ है। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं। पता लगा परमाणु बम जो है वो हमारे देश ने बना लिया तो कोई सुधार हुआ तो वही परमाणु बम आज हमारे लिए दोष होगा। लड़ाई झगड़ा होगा तो वही परमाणु बम हमारे लिए दोष का काम करेगा, ठीक है ना। तो जो काम कभी अतीत में हुए थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जा रहा है, ठीक है ना। यानी उनको फिर से सुधारा जा रहा है। जो चीज़ें दोष का काम कर रही हैं उनको फिर से सुधारा जा रहा है और तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है, ठीक है ना। अब देखो, जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है, क्योंकि जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है, ठीक है ना। बस इतना आपको लिख देना है भैया। चलो देखते हैं लास्ट पैसेज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो कर दो, ठीक है ना। अब देखो, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है ना। देखो, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब कि हमारी हिंदी सब्जेक्ट जो है, हिंदी का जो साहित्य है प्रगतिशील है, ठीक है ना। इसमें नए नए सुधार किए जा रहे हैं, प्रगति की जा रही है, ठीक है ना। नए नए सुधार किए जा रहे हैं, नव सुधार किए जा रहे हैं, प्रगतिशील साहित्य बन रहा है। और हिंदी साहित्य के जो निर्माता लोग हैं
वो यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, यानी हिंदी साहित्य में भविष्य का जो महत्व है वो समाया हुआ है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। जो आज प्रगतिशील साहित्य के निर्माता लोग जो हैं, जो आज साहित्य लिख रहे हैं, कुछ समय बाद वो साहित्य क्या हो जाएगा, अतीत में चला जाएगा, ठीक है ना, और वो स्मारक बन जाएगा, याद करने योग्य बन जाएगा। अतीत में जाने के बाद वो भी याद करने योग्य बन जाएगा। और आज जो तरुण हैं, आज जो युवावस्था के लोग हैं, वही जब बूढ़े होंगे तब वो भी अतीत का स्वप्न देखेंगे, ठीक है ना, वो भी अपने बीते हुए समय को याद करेंगे और उनके स्थान पर जवान लोगों का कोई दूसरा दल आ जाएगा। कहने का मतलब जो बाल्यावस्था के लोग हैं वो तरुणावस्था में आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भविष्य का स्वप्न देखेंगे, ठीक है ना, और वृद्धावस्था के लोगों की जगह पर तरुणावस्था के लोग आ जाएंगे, वो अतीत का स्वप्न देखेंगे। और दोनों का ही स्वप्न जो है, ये दोनों के सोच विचार जो हैं अत्यंत सुखद होते हैं, सुखदायक होते हैं, क्योंकि भैया दूर के ढोल सुहावने होते हैं। क्योंकि साफ साफ कह रहे हैं कि दूर की चीज़ें लोगों को ज़्यादा सुहावनी होती हैं, वर्तमान से दोनों असंतुष्ट होते हैं, ठीक है ना। तो देखो भैया, संदर्भ तो सेम टू सेम लिख देना। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैंने आपको बता ही दिया है व्याख्या, ठीक है ना। उसके बाद देखो, भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद है। भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए इसलिए सुखद है क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है ना। बस उसके बाद देखो, प्रगतिशील अथवा में है, सबका आंसर लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है ना। प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं कि भैया दूर के ढोल सुहावने होंगे, यानी कुछ आगे आने वाले जो लोग हैं उनके बीते हुए रचनाओं को फिर याद करके क्या करेंगे, सुख प्रदान करेंगे, सुख प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। दूर के ढोल सुहावने होते हैं का भावार्थ ये है कि वर्तमान किसी को अच्छा नहीं लगता, वर्तमान से दोनों असंतुष्ट हैं, दोनों बीते हुए समय को याद करके सुख प्रदान करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ इसका व्याख्या हो जाएगा। और यहाँ से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ भैया वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चलिए मिलेंगे आप सभी के साथ अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।